Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to my channel. Here we were studying the 17th chapter from Home Science class 11th. इस चैप्टर को लगभग हमने पूरा कर लिया है, बस कुछ टॉपिक है जो रह गए थे उसको हम इस पार्ट में कवर करेंगे। तो ये इस चैप्टर का 4th पार्ट होने वाला है। तो ये पार्ट जो है ना, ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। आज हम स्टार्ट करेंगे यार्न स्ट्रक्चर से। इससे पहले हमने ये पढ़ लिया था कि कितने तरह के फाइबर्स होते हैं, उन फाइबर्स से जो फैब्रिक बनते हैं उन फैब्रिक को किस तरह के केयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको पता है कि हर फाइबर की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है और उस फाइबर से, उस पर्टिकुलर फाइबर से जो भी फैब्रिक बनेगा उसकी क्वालिटी भी अलग अलग होगी। तो अलग अलग फाइबर से बने फैब्रिक को अलग अलग केयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सब हमने पढ़ा था। आज हम यार्न स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। देखो, जो यार्न का स्ट्रक्चर होता है ना, वो कैसे आपको पता चलेगा? या तो यार्न में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट होगी या ट्विस्ट कम होगी, तो इस तरह से यार्न का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो पता चल जाएगा। उसके अलावा जो टाइप ऑफ यार्न होता है ना, उसका भी असर पड़ता है मेंटेनेंस पे। मतलब जिस तरह का यार्न होगा उस तरह की मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी। अभी हमने फाइबर के बारे में पढ़ा ना, तो फाइबर से ही मिलके तो यार्न बनता है। तो जिस तरह का फाइबर होगा उसी तरह का यार्न होएगा। तो जिस तरह की मेंटेनेंस की ज़रूरत फाइबर को पड़ेगी उसी तरह की मेंटेनेंस की ज़रूरत यार्न को भी पड़ेगी। लेकिन कुछ यार्न ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट होती है, तो उसमें क्या होती है, सिकुड़न जल्दी आ जाती है। उसके अलावा कुछ यार्न जो होते हैं नॉवेल्टी या कॉम्प्लेक्स यार्न होते हैं, जो उलझ जल्दी जाते हैं या जो खुलने भी जल्दी लगते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। और कभी कभी कुछ यार्न ऐसे होते हैं ना, जो क्या होते हैं, जो ब्लेंडेड यार्न्स होते हैं। मतलब इनको दो से ज़्यादा फाइबर को मिला के बनाया जाता है। तो अब जब दो फाइबर हैं अलग अलग, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होंगी, विशेषता अलग अलग होंगी। तो जो ट्रीटमेंट आप एक फाइबर को दे रहे हो वही ट्रीटमेंट आप दूसरे फाइबर को नहीं दे सकते। तो एक को जिस तरह का केयर एंड मेंटेनेंस चाहिए, ज़रूरी नहीं कि दूसरे को भी वही केयर एंड मेंटेनेंस चाहिए। तो ऐसे जो यार्न्स होते हैं, ऐसे जो धागे होते हैं जो ब्लेंडेड होते हैं, जो अलग अलग फाइबर से मिला के बनते हैं, इनको केयर और मेंटेनेंस की थोड़ी ज़रूरत ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि मान लो कोई धागा पॉलिएस्टर और कॉटन को मिला के बनाया गया है, तो उसमें दोनों की क्वालिटीज़ होंगी, पॉलिएस्टर की भी और कॉटन की भी। तो अगर हम उसको गर्म पानी में धोएंगे तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, पॉलिएस्टर और कॉटन दोनों मिला हुआ है और दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। लेकिन इसमें रिंकल नहीं पड़ेंगे। क्यों नहीं रिंकल पड़ेंगे? क्योंकि इसमें पॉलिएस्टर मिला हुआ है। तो इसी वजह से इसको जो आयरन करना है ना, वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब दो फाइबर को मिला के कोई यार्न बनता है तो उसमें दोनों की क्वालिटी आ जाती है और फिर उसको उसी तरह की केयर और मेंटेनेंस देने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसके बाद है फैब्रिक कंस्ट्रक्शन। आपने फाइबर से क्या बनाया, यार्न बनाया। अब यार्न से आप क्या बनाओगे, फैब्रिक बनाओगे। फैब्रिक कंस्ट्रक्शन इज़ क्लोजली रिलेटेड टू मेंटेनेंस। आपको पता है ना कि फैब्रिक कंस्ट्रक्शन जो है वो मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ है। हर एक फैब्रिक तभी अच्छा से रह पाएगा जब हम उसको प्रॉपर मेंटेनेंस देंगे। सिंपल क्लोजली वुवन फैब्रिक आर इजी टू मेंटेन। आपको पता है जो सिंपल वुवन फैब्रिक होते हैं, जिनको साधारण तरीके से बुनाई जिनकी की गई है, उनको मेंटेन करना क्या होता है, इजी होता है। लेकिन जो फैंसी वीव्स होती हैं, जिनकी बुनाई थोड़ी फैंसी तरीके से की गई है, जैसे सैटिन हो गया, पाइल हो गया, इनमें क्या है, इनमें जो है कि मेंटेनेंस की ज़रूरत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि धुलाई के समय इसमें क्या आ सकते हैं, रोए निकल सकते हैं। knitted fabric stretch out of shape and may thus require रीब्लॉकिंग। देखो, जो knitted fabrics होते हैं ना, उनको भी अगर आप अच्छे से नहीं धोगे और रफली धोगे तो वो क्या होगा, उसकी शेप भी बिगड़ जाएगी। होते हैं ना स्वेटर हमारे ढीले हो जाते हैं धोते धोते, तो उनको भी अच्छे से मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। sheer fabric, laces and nets as also felt and non woven have to be handled carefully। उसके अलावा जो sheer fabrics होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, जो लेसेस होते हैं, नेट्स होते हैं, फेल्स होते हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है।
ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के जो फैब्रिक होते हैं उनको अलग अलग केयर की ज़रूरत होती है। आप सभी फैब्रिक को एक तरीके की केयर नहीं दे सकते। उसके बाद है कलर एंड फिनिशेस। देखो, कलर का भी असर पड़ता है मेंटेनेंस पे। मतलब अगर कोई डार्क कलर का कपड़ा है और उसका कलर बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है, तो आप उसको उस तरह से धोओगे कि उसका कलर ना निकले, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हो, कलर के हिसाब से और जो उस पर कढ़ाई की गई है, फिनिशिंग की गई है, उसके हिसाब से भी उसको केयर और मेंटेनेंस देते हो। कलर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ केयर। पता है ना आपको कि अगर कलर ख़राब हो जाएगा तो आपका पूरा फैब्रिक ख़राब हो जाएगा। डाइड एंड प्रिंटेड फैब्रिक्स में लूज कलर ड्यूरिंग क्लीनिंग एंड में स्टेन अदर मटेरियल। जो प्रिंटेड फैब्रिक्स होते हैं, डाइड फैब्रिक्स होते हैं, जिनको कलर किया गया है, अगर उनको आप सभी दूसरे फैब्रिक के साथ धोओगे तो हो सकता है कि इनका कलर निकल के दूसरे फैब्रिक पे जाके लग जाए। द कलर ऑफ द फैब्रिक मे बी टेस्टेड बिफोर यूज़ एंड प्रॉपर केयर नीड्स टू बी टेकन इन इट्स यूज़। तो अगर आप फैब्रिक यूज़ कर रहे हो या ख़रीदने जा रहे हो तो आपको उसके कलर को टेस्ट करना ज़रूरी है, और जिस तरह का उसका कलर है तो उस हिसाब से उसको केयर देने की ज़रूरत है। मैनी ऑफ द फिनिशिंग ट्रीटमेंट्स अल्टर द बिहेवियर ऑफ द फैब्रिक विच में इम्प्रूव और कॉज प्रॉब्लम। देखो, बहुत सारी फिनिशिंग होती है कपड़े के ऊपर, जिससे क्या होता है, जो कपड़ा है उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है। इस फिनिशिंग से कपड़े में और अच्छी क्वालिटीज़ आ जाए, हो सकता है इस फिनिशिंग से कपड़े में प्रॉब्लम आ जाए। तो फिनिशिंग का भी असर पड़ता है। सम ऑफ द फिनिशेस में रिक्वायर रिन्यूअल आफ्टर एवरी वॉश। कुछ फिनिशेस ऐसी होती हैं ना जिनको हर वॉश के बाद रिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि हर वॉश के बाद वो फिनिशेस जो हैं वो ख़राब होने लगती हैं। Thus, we can conclude that fiber content, yarn structure, fabric construction, color application, and finishing are the important factors considered for all fabric products. तो हमको अब ये समझ में आ गया, इस तरह से हम ये conclude कर सकते हैं कि जो fabric products होते हैं ना, उनमें उनकी जब केयर और मेंटेनेंस होती है तो हमको सब चीज़ का ध्यान रखना होता है। फाइबर कंटेंट का, यार्न स्ट्रक्चर का, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन का, कलर का, फिनिशिंग का। They combine to determine the appearance, comfort, durability and maintenance requirement. तो ये जो जिस तरह का उसका यार्न होगा, जिस तरह का उसका फैब्रिक कंस्ट्रक्शन होगा, उस हिसाब से ही हम उसको क्या देंगे, मेंटेनेंस देंगे। उस हिसाब से उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी और वो उस हिसाब से ही ड्यूरेबल होगा। जितना ज़्यादा रफली आप कॉटन को यूज़ कर लेते हो, उतना रफली आप उलन को यूज़ नहीं कर सकते, ना उलन को उतना रफली आप धो सकते हो। सिल्क के साथ भी यही चीज़ है। सिल्क को भी बहुत ध्यान से धोना पड़ता है, बहुत ध्यान से उसकी केयर करनी पड़ती है, ठीक है। तो अपीयरेंस, कंफर्ट, ड्यूरेबिलिटी, ये सब का असर पड़ता है उसकी केयर और मेंटेनेंस पे, ठीक है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ अपीयरेंस, कंफर्ट, ड्यूरेबिलिटी एंड मेंटेनेंस आर रिलेटिव। तो आपको पता है ना कि जो कपड़े का ये सारा चीज़ें हैं, उसकी अपीयरेंस हो गई, कंफर्ट हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ये सब रिलेटेड है। अगर कपड़े में की मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हुई तो उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंफर्ट भी हो सकता है कम हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्वेटर को क्या कर रहे हो, रफली धो रहे हो, तो एक तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होएगी, साथ ही साथ वो उतना कंफर्टेबल नहीं रह जाएगा और उसकी अपीयरेंस भी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ना रिलेटेड हैं। It becomes our responsibility to evaluate the qualities of a fabric in terms of its ultimate end use and then make the decision concerning इट्स यूज़ एंड केयर। तो हमको जब भी हम फैब्रिक ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फैब्रिक की क्वालिटी को देखें, क्योंकि क्वालिटी के हिसाब से ही हम उसको केयर देंगे और हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब है केयर लेवल्स। जो केयर के लेवल होते हैं ना, कपड़े पे बने होते हैं। जब आप कपड़ा खरीदोगे तो आपको उस पर पता रहता है कि किस तरह की केयर उस कपड़े को देनी है। जैसे कुछ साइन होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि ब्लीच करनी है या नहीं करनी है। कुछ साइन होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि कपड़े को हैंड वॉश करना है या मशीन वॉश करना है या ड्राई क्लीनिंग करनी है। तो ये केयर लेवल्स जो लगे होते हैं कपड़े पे, वो हम देखेंगे। द केयर लेवल इज़ अ परमानेंट लेबल और टैग containing regular care information and instruction that are attached or affixed in such a manner that it will not separate from the product and will remain
लेजिबल ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ द गारमेंट। तो जो ये केयर लेबल होते हैं ना, ये परमानेंट लेबल या टैग होते हैं जो कपड़े पे लगे रहते हैं। मतलब जब तक कपड़ा चलता है तब तक ये टैग भी कपड़े के साथ साथ लगा रहता है, सेपरेट नहीं होता, जिससे हमें ये बार बार ये रिमाइंड कराता रहता है कि किस तरह की केयर आपको देनी है, किस तरह का मतलब धुलाई किस तरह से आपको करनी है कपड़े की। तो यहाँ पे कुछ वॉशिंग इंस्ट्रक्शन ऑन केयर लेवल है, मतलब जो केयर लेवल पे वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं वो बताए गए हैं कि कैसे आप किस किस इंस्ट्रक्शन को देख के क्या पता लगाओगे, उसकी क्या मीनिंग होएगी। तो देखो यहाँ पे है 89 फ़ारेनहाइट और 29 डिग्री सेल्सियस। ये फॉर नहीं है, फ़ारेनहाइट और मतलब ये अलग अलग है, एफ और ओ आर अलग अलग है, लेकिन ये आपको देख के लग रहा होगा कि एक ही में है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये 89 फ़ारेनहाइट और 29 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में नाप रहे हो तो 89 फ़ारेनहाइट होगा, और अगर डिग्री सेल्सियस में नाप रहे हो तो 29 होगा। तो अगर आपका वाटर का टेम्परेचर ये है तो इसका मीनिंग क्या है कि यूज़ कोल्ड वाटर और सेट टेम्परेचर ऑफ मशीन एट कोल्ड। तो इसका मतलब ये है, अगर आपको ऐसा सिंबल दिखे ना, ऐसा टोकरी टाइप का, और उसमें क्या हो, ऐसा पानी बना हो और 29 डिग्री सेल्सियस उस पर लिखा हो या 89 फ़ारेनहाइट लिखा हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको कपड़े को कोल्ड वाटर में धोना है, ठीक है। या फिर जो मशीन है उसका टेम्परेचर जो है वो आपको कोल्ड पे सेट करना है। उसी जगह पे यहाँ पे दूसरा है 19 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट और 32 टू 43 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये है कि आपको वार्म वाटर का यूज़ करना है या मशीन के टेम्परेचर को वार्म पे सेट करना है। 150 फ़ारेनहाइट या 60 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें क्या है, हॉट वाटर में आपको कपड़े को धुलना है। डेलिकेट साइकिल, अब यहाँ पे वॉश साइकिल की बात की गई है, इस पर लिखा होता है। तो देखो वॉश साइकिल कौन कौन सी है, तो पहला है डेलिकेट साइकिल। जो डेलिकेट साइकिल है इसका क्या मतलब है, मतलब टाइम ऑफ एजिटेशन इज़ रिड्यूस्ड एंड स्पीड ऑफ एजिटेशन इज़ स्लो। मतलब कि आपका जो टाइम है वो भी कम कम समय के लिए आपको धोना है, और जो मशीन की स्पीड है ना उसको भी आपको क्या करना है, स्लो करना है। क्योंकि आपको पता है डेलिकेट फाइबर क्या होंगे, अगर आप ज़्यादा स्पीड कर दोगे और ज़्यादा देर तक मशीन में उसको चलाते रहोगे, धुलते रहोगे, तो वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। वॉश सेपरेटली का मतलब यही है कि आपको क्या करना है, इसको दूसरे कलर्स के कपड़ों के साथ नहीं धोना है। देखो लिखा है वॉश लाइक कलर्स टुगेदर, मतलब अगर एक तरह के कलर के कपड़े हैं तब आप एक साथ धो, नहीं तो इनको दूसरे कलर के कपड़ों के साथ नहीं धोना है। वॉश इनसाइड आउट, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि कपड़े को उल्टा कर दो धुलने से पहले, ठीक है। रिवर्स द गारमेंट बिफोर वॉशिंग। वार्म रिंस, वार्म रिंस का क्या मतलब है कि जो आपको रिंजिंग करनी है ना वो वार्म वाटर में करनी है। कोल्ड रिंस का मतलब समझ में आ रहा है कि रिंजिंग कोल्ड वाटर में होगी। डू नॉट स्पिन, स्पिनर का यूज़ नहीं करना है, मतलब आपको कपड़े को स्पिनर में नहीं डालना है, वॉशिंग मशीन में स्पिनर होता है ना उसमें नहीं डालना है। डू नॉट व्रिंग, आपको क्या करना है, गारमेंट को ट्विस्ट नहीं करना है। जैसे बहुत लोग होते हैं ना पानी को कपड़े से निकालने के लिए निचोड़ देते हैं कपड़े को, तो वो नहीं करना है अगर डू नॉट रिंग लिखा है तो। हैंड वॉश, हैंड वॉश का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है, कपड़े को किससे धुलना है, हाथ से धुलना है, ठीक है। मशीन वॉश, ये भी समझ में आ रहा है कि मशीन में आप धुल सकते हो। अब ड्राइंग के लिए कुछ यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, ऊपर क्या थी, ये वॉशिंग के लिए थी, अब यहाँ से ये जो चीज़ें हैं ना ये ड्राइंग के लिए हैं, ठीक है। तो टम्बल ड्राई, ये जो स्क्वायर के अंदर आपको सर्कल दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा, इस सिंबल को आप देखोगे तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब है टम्बल ड्राई, मतलब कैन ड्राई इन फ्रंट लोडिंग मशीन। तो जो फ्रंट लोडिंग मशीन है ना इसमें आप क्या कर सकते हो, कपड़े को ड्राई कर सकते हो, मतलब मशीन में आप कपड़े सुखा सकते हो। ड्रिप ड्राई का क्या मतलब है, ड्राई फॉर शॉर्ट वाइल विदाउट रिंगिंग द वाटर। आपको क्या करना है, मतलब थोड़े समय के लिए आप क्या कर सकते हो, मशीन में इसको सुखा सकते हो, जिसमें कपड़ा बहुत ज़्यादा ट्विस्ट ना हो, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ सिंथेटिक्स के लिए यूज़ होता है ड्रिप ड्राई। फिर है लाइन ड्राई। लाइन ड्राइंग का क्या मतलब है कि आपको जो कपड़ा है उसको कहाँ पे सुखाना है, एक ड्राइंग लाइन पे, जैसे तार वगैरह बंधी होती है ना, रस्सी वगैरह बंधी होती है जिस पे आप कपड़े क्या करते हो, फैला देते हो, तो उस तरह से आप इसको सुखा सकते हो। ड्राई फ्लैट,
ड्राई फ्लैट का क्या मतलब है कि आपको फ्लैट सरफेस पे इसको सुखाना है, रस्सी पे लटकाना नहीं है। जैसे वुलन के लिए ये हमेशा होता है कि आप वुलन को अगर लटका दोगे ना तो इसके जो जहाँ पे ये लटका रहेगा वहाँ पे पानी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे भार ज़्यादा पड़ेगा और जो रेशे हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो फ्लैट सरफेस पे इनको क्या करना है, फैला के सुखाना है। ड्राई इन शेड का मतलब यही है कि आपको सूरज की रोशनी में कपड़े को नहीं सुखाना है। खास करके ये कलर्ड कपड़ों के लिए होता है, क्योंकि कलर्ड कपड़े आप सूरज की रोशनी में सुखाओगे तो उसका कलर ख़राब हो जाएगा। अब ये हमने पढ़ लिया कि ड्राई कैसे करनी है। अब है प्रेसिंग एंड आयरनिंग। कपड़े को जब आप आयरन करने जा रहे हो तो किस तरह के सिंबल होते हैं। देखो यहाँ पे आयरन बना है और उस पर 3 डॉट्स हैं ब्लैक, तो इसका मतलब है कि सेट टेम्परेचर ऑफ आयरन एट 210 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप गरम खूब आयरन से कपड़े को क्या करो, प्रेस करो। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 डॉट बने हैं। 2 डॉट का मतलब है कि आपको आयरन किस टेम्परेचर पे रखना है, 160 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट होगा, ज़्यादा ना गर्म ना ज़्यादा ठंडा। और अगर 1 डॉट है तो इसका मतलब 120 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर बहुत ही कम होगा। अब अगर आयरन पे बना के आयरन को क्रॉस किया गया है, इसका मतलब है डू नॉट आयरन, ऐसे कपड़े को आयरन नहीं करना है। अब ब्लीच के लिए देखो यहाँ पे क्या है, ये ट्रायंगल बना रहता है। ब्लीच का यही सिंबल होता है, जैसे आयरन का सिंबल ये आयरन की तरह है, वैसे ब्लीच के लिए ट्रायंगल बना होगा। तो अगर ट्रायंगल बना के बीच में Cl लिखा है तो इसका मतलब है क्लोरीन ब्लीच आपको करनी है कपड़े पे। और अगर ट्रायंगल बना के Cl लिख के उसको क्रॉस किया गया है तो इसका मतलब है ब्लीच नहीं करनी है आपको कपड़े पे। ठीक है। फिर ड्राई क्लीनिंग के कुछ सिंबल दिए गए हैं, जैसे सर्कल में आपको ए लिखा है तो इसका मतलब है कि आप हर तरह के सॉल्वेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर पी लिखा है तो इसका मतलब, सर्कल में अगर पी है तो इसका मतलब है कि टू बी ड्राई क्लीन्ड विथ ओनली वाइट स्पिरिट और क्लोरोएथिलीन। आप इसको सिर्फ और सिर्फ वाइट स्पिरिट से या क्लोरोएथिलीन से ही ड्राई क्लीन कर सकते हो। देखो अब जब सर्कल बना के इसमें छोटा सा पी लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि कपड़ा जो है उसको ड्राई क्लीनिंग तो करनी है, लेकिन ड्राई क्लीनिंग के समय उसको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे कपड़े ड्राई क्लीनिंग के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। अगर इनकी ड्राई क्लीनिंग अच्छे से नहीं की गई तो ये क्या हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। उसके बाद अगर सर्कल में यस लिखा है तो इसका मतलब है यूज़ वाइट स्पिरिट ओनली। ड्राई क्लीनिंग में सिर्फ और सिर्फ वाइट स्पिरिट का यूज़ करना है। अगर सर्कल में एस लिखा है तो स्पिरिट को एस से आप समझ सकते हो। और अगर सर्कल बना के उसमें कुछ नहीं लिखा है और उसको क्रॉस कर दिया गया है तो इसका मतलब है डू नॉट ड्राई क्लीन, कपड़े पे ड्राई क्लीन नहीं करना है। ठीक है। तो ये हमने केयर सिंबल्स पढ़ लिए। तो अब यहाँ पे लास्ट में यही चीज़ बताई गई है कि इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा और नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा। In one of the last chapters that follow this, we once again refer to the significance of communication, just as you read about this on the care levels. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ोगे। ठीक है, कि कैसे क्या महत्व है कम्युनिकेशन का, ये आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है। जैसे इस चैप्टर में आपने केयर लेवल्स के बारे में पढ़ा, केयर और मेंटेनेंस के बारे में पढ़ा, उसी तरह से अब आप सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। द नेक्स्ट चैप्टर टेल्स अस द वेरियस रीजन वाई कम्युनिकेशन आर रिसीव्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल। जैसे आपको पता ना, सिम्बल्स का मतलब हर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको केयर सिम्बल्स बताया गया था कि इस सिम्बल का क्या मतलब है। तो उसी तरह से जो कम्युनिकेशन में चीज़ें यूज़ होती हैं उसका भी डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मतलब होता है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका वही है, लेकिन ये चैप्टर शायद क्लास 11th के लिए डिलीटेड है। ठीक है। क्लास 11th में अगर आप हो तो आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, लेकिन आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, टीजीटी पीजीटी के लिए, होम साइंस के लिए, तो फिर आपको ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है। तो की टर्म्स क्या पढ़ी हमने इस चैप्टर में, हमने मेंडिंग के बारे में पढ़ा, लॉन्ड्री के बारे में पढ़ा, स्टेन रिमूवल पढ़ा, वाटर, सोप, डिटर्जेंट, ड्राई क्लीनिंग, फ्रिक्शन, सक्शन, नीडिंग एंड स्क्वीजिंग, ब्लू एंड स्टार्चेस, केयर लेवल, ये सब हमने पढ़ा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।